तो बेटा ध्यान से आगे देखना, ये आपका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 जहां तक है आपको समझ में आ गया होगा, ये पार्ट नंबर 2 हम बना रहे हैं। ध्यान से देखना, एक एक चीज को समझना, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा कुछ रह नहीं गया है इसमें। तो देखो क्या कहते हैं, अवसर लागत। अवसर लागत क्या होता है बेटा, इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जहां जहां मैंने इंग्लिश के वर्ड यूज किए हैं प्लीज आप भी इसे लिखिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। बाहर आप कभी 12वीं के बाद जब जाओगे, 12वीं के बाद, तो आपको ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसे बोलेगा कोई तो समझ जाना कि वो अवसर लागत की बात कर रहा है। और ये होता क्या है बेटा, देखो अवसर लागत होता है कि देखो आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई, देखो आपके पास 20 रुपए पड़े हैं, मान लो कितने रुपए पड़े हैं, 20 रुपए पड़े हैं, और भी आपका मन कर रहा है 20 रुपए का या तो मैं बर्गर खाऊं या तो मैं 20 रुपए का ना समोसा खाऊं। सपोज करो समोसा 20 रुपए का आता है ना। अब 20 रुपए में या तो आप सिर्फ बर्गर खा सकते हो या तो समोसा खा सकते हो, है ना। अगर आप बर्गर खाते हो तो आपको समोसा छोड़ना पड़ेगा, और अगर आप समोसा खाते हो तो आपको बर्गर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यही आपकी अवसर लागत है कि किसी एक चीज को पाने के लिए आपको दूसरी चीज को छोड़ना पड़ता है, खोना पड़ता है। यही आपकी अवसर लागत है। अब इसको ध्यान से समझना, अगर मैंने बर्गर खाया तो अगर टीचर आपसे बोले कि बताओ बर्गर की यानी गुड एक्स की अवसर लागत क्या है, तो बच्चा बोलता भाई 20 रुपए। नहीं, 20 रुपए नहीं है बेटा, 20 रुपए उसका रेट नहीं पूछा, अवसर लागत पूछा है। तो अवसर लागत मतलब उसके लिए आपने क्या छोड़ा, मैंने समोसा छोड़ा तो समोसा उसकी अवसर लागत है। टीवी सीरियल्स आप देखते होंगे, ठीक है, खासकर लड़कियां, ठीक है, आप देखते होंगे। जैसे पहले क्या होता था, जैसे मान लो स्टार प्लस पे आपका कोई नाटक आ रहा है और कलर्स पे भी कोई नाटक आ रहा है और दोनों 7 बजे आते हैं, तो पहले आप क्या करते थे कि पहले स्टार प्लस का देखा, जैसे ब्रेक आया कलर्स पे जाते थे, उसका नाटक देखते थे, वहां ब्रेक आता था फिर स्टार प्लस, ये आप करते रहते थे, ठीक है ना। अब क्या है, बहुत सारे चैनलों में कुछ ऐसा हो गया है कि यहाँ अगर ब्रेक आ रहा है तो वहां भी ब्रेक आता है, यहाँ अगर वो चल रहा है प्रोग्राम तो वहां भी चल रहा होता है। एक टाइमिंग ना लगभग सेम हो गई है। इससे क्या होता है कि अगर मुझे एक को देखना है तो दूसरा छोड़ना पड़ जाता है, ऐसा कई बार होता है। तो ऐसे केस में अगर मान लो आप स्टार प्लस के अगर प्रोग्राम को देखना चाहते हो तो उसकी अवसर लागत क्या होगी, वो जो कलर्स वाला छोड़ा वो उसकी अवसर लागत होगी। तो अगर समोसा खाता हूं तो अवसर लागत उसकी बर्गर होगी, और बर्गर खाता हूं तो उसकी अवसर लागत समोसा होगी। क्लियर हो गया, पैसे से बात नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। तो अवसर लागत की आप डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, अवसर लागत से अभिप्राय एक साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प का मूल्य है। तो इसमें बोला अवसर लागत से अभिप्राय एक साधन के, सबसे बेस्ट डेफिनेशन बेटा जो लिखी जाती है, ये लिखी जाती है वैसे तो, कि एक साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ, यानी बर्गर के लिए आपने क्या छोड़ा, समोसा छोड़ा, तो दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प का मूल्य है। अर्थात एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए या फिर एक वस्तु को पाने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना अवसर लागत कहलाता है। बात समझ में आ गई सिंपल सी, कि अवसर लागत से अभिप्राय एक साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प का मूल्य है। और इसका मतलब है कि एक वस्तु अगर आपको उत्पादन करना है या फिर एक वस्तु को अगर आपको पाना है तो दूसरी वस्तु आपको छोड़नी पड़ेगी, उसी को अवसर लागत कहते हैं। अब आता है सीमांत अवसर लागत। इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी सीमांत दिख जाए तो आपको उस डेफिनेशन में अतिरिक्त वर्ड यूज करना है बेटा। क्या करना है, अतिरिक्त करना है। वृद्धि कमी यूज कर लो, चेंज है ना, इस टाइप की चेंज बताओ, चेंज के बारे में। तो सीमांत का मतलब ही मार्जिनल होता है, मतलब चेंज की बात कर रहा है। तो सीमांत अवसर लागत क्या बोलता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको एमओसी कहते हैं। क्या कहते हैं, एमओसी। तो उसने बोला किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए, अगर आप किसी वस्तु की, जैसे मान लो गुड एक्स, वस्तु एक्स का आप अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना चाहते हो तो दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो उसी को कहते हैं सीमांत अवसर लागत। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, वहां अतिरिक्त वर्ड है ही नहीं, वहां सिंपल है, एक साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प का मूल्य है। यानी एक वस्तु को पाना है, उसका उत्पादन करना है, तो दूसरी वस्तु आपको त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि संसाधन सीमित मात्रा में, आप सबको एक साथ नहीं बढ़ा सकते। समझ आ गया ना। वैसे सीमांत अवसर लागत क्या है, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम एमओसी कहते हैं। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना होगा तो दूसरी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का त्याग करना होगा। यहाँ पे मैंने अतिरिक्त वर्ड लगा दिया, क्लियर हो गया। अब सीमांत रूपांतरण दर, या इसको बोलते हैं रूपांतरण की सीमांत दर। बेटा दोनों वर्ड याद रख लेना, रूपांतरण की सीमांत दर भी बोल सकते हैं और सीमांत रूपांतरण दर भी कह सकते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एमआरटी। देखो वैसे तो दोनों के दोनों सेम होते हैं, ठीक है, सारे टीचर ना इन दोनों को सेम समझ करके ही पढ़ाते हैं।
थोड़ा सा एक हल्का सा अंतर होता है, वो मैं बता देता हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो बेटा पढ़ना जरूरी है, दोनों काम की चीज है। एमआरटी और एमओसी लगभग सेम है, बस यहाँ पे हम रेशियो की बात करते हैं, अनुपात की बात करते हैं, यहाँ पे हम अनुपात की बात नहीं करते, इतना याद रखना। यानी आप यही डेफिनेशन यहाँ लिख करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर लास्ट में अनुपात लिख देना, ठीक है। वैसे टीचर्स इन चीजों पे ध्यान नहीं देते बहुत सारे, बट फिर भी बेटा मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को समझो कि इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। आप यही एक ही डेफिनेशन दोनों में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस वाले में आपको क्या लिखना है, अनुपात वर्ड लगाना लास्ट में या स्टार्टिंग में, कहीं भी लगा दो। जैसे सीमांत रूपांतरण दर या रूपांतरण की सीमांत दर से अभिप्राय, एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाई को क्या करना, त्यागना, यानी कितनी मात्रा का त्याग करते हो उसके अनुपात को क्या कहते हैं, सीमांत रूपांतरण दर कहते हैं। दोनों सेम है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का त्याग करना के अनुपात, त्याग करने का वो जो त्याग करना, और इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, सीमांत रूपांतरण दर कहते हैं। दोनों सेम है। तो सीमांत रूपांतरण दर से अभिप्राय, एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए, अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, उसका जो अनुपात निकलता है ना, उसको रूपांतरण की सीमांत दर कहते हैं, एमआरटी कहते हैं। एमआरटी का फॉर्मूला क्या है, एक वस्तु के उत्पादन में कमी, यानी आपने जो कमी करी है वो ये रहा, और दूसरे वस्तु के उत्पादन में क्या करी होगी, वृद्धि करी होगी, वो ये रहा, ठीक है। तो ऊपर कमी वाला आता है, याद रखना ऊपर क्या आता है, कमी वाला। तो मान लो y में कमी हुई है, तो डेल्टा y, ये ट्रायंगल जो बनाया ना डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा मतलब चेंज होता है बेटा, क्या होता है, ये जो डेल्टा ना चेंज, इसको कहते हैं चेंज, यानी अतिरिक्त कमी वृद्धि जो होती है ना। तो हम यहाँ पे मान कर रहे हैं कि y में तो कमी हुई है और x में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तो एक वस्तु जो हमारा x है उसके उत्पादन में मैंने कमी करी, सॉरी y है उसके उत्पादन में मैंने कमी करी, तो डेल्टा y लिख दिया, और दूसरे वस्तु के उत्पादन में मैंने वृद्धि करा, उसको मैंने x माना था, तो डेल्टा x लिख दिया। डेल्टा यहाँ पे क्या बता रहा है बेटा, चेंज को बता रहा है। क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ लो और साथ साथ में लिख लो। कोई प्रॉब्लम आए समझने में तो मैं बैठा हूं बेटा इस इकोनॉमिक्स की टांग तोड़ने के लिए, ठीक है ना। चलो ये आपने लिख दिया साथ साथ में, तो थोड़ा सा मिटा देते हैं बेटा, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। तो देखो बेटा आगे इकोनॉमिक्स में ना कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको कहीं पे भी फलन वर्ड दिख जाए, जैसे मांग फलन, पूर्ति फलन, ठीक है, उत्पादन फलन, तो जब भी दिखे तो आप उसमें ना, जब भी डेफिनेशन स्टार्ट करो तो जरूर लिखना कि वो संबंध के बारे में बता रहा है। किसका बता रहा है, संबंध बता रहा है, या फलनात्मक संबंध लिख देना, फलनात्मक संबंध। जैसे अगर कोई बोलेगा मांग फलन क्या होता है, तो मांग फलन जो है कीमत और मांग के बीच में संबंध को बताता है, तो ये वो संबंध वर्ड लगना चाहिए, है ना, तभी डेफिनेशन अच्छी लगती है। इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था सीमांत, जहां जहां सीमांत आएगा पूरे इकोनॉमिक्स में, चाहे 11वीं पढ़ो 12वीं पढ़ो कहीं भी पढ़ो, ठीक है ना, उसमें आपको ना वर्ड अतिरिक्त वर्ड यूज करना चाहिए, अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त करो। और वृद्धि कमी की बात कर लो, एक ही बात है, वृद्धि और कमी की बात कर लो, वृद्धि या कमी की बात कर लो, ठीक है। ये परिवर्तन की बात करेगा एक तरीके से, ठीक है ना। और जिसको हम डेल्टा भी बोल देते हैं बेटा, डेल्टा, ठीक है ना, जिसको हम चेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये वर्ड यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो जहां पे डेल्टा लिख जाए समझ जाना वहां एम जरूर होगा, मार्जिनल जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, सीमांत देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर अनुसूची मिल जाए, अनुसूची अगर आपको इकोनॉमिक्स में कहीं भी अनुसूची दिख जाए तो वहां पे एक वर्ड यूज हो रहा होगा, देखो कि तालिका की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तालिका यानी टेबल, ठीक, किसकी बात कर रहा है, तालिका। अगर वक्र दिख जाए, क्या दिख जाए, वक्र दिख जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, वो उसका रेखा चित्रीय, रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण हुआ, रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण कह लो या ग्राफ पे बनाना कह लो, क्या कह लो, ग्राफ पे बनाना होगा। तो ये चीज याद रखनी है आपको कि इकोनॉमिक्स में कभी भी
अगर आपको फलन दिख जाए तो वहां पे संबंध या फलनात्मक संबंध वर्ड यूज करना है। सीमांत दिख जाए तो अतिरिक्त वर्ड यूज कर सकते हो, वृद्धि, कमी, परिवर्तन, चेंज, ऐसा यूज वर्ड बोल सकते हो, डेल्टा ऐसा। अनुसूची होगा तो तालिका, और वक्र होगा तो रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण यानी ग्राफ। अगर मैं भी कहीं पे भूल जाऊं तो आप लगा लेना, ठीक है, इस चीज को समझना। जैसा हमारे पास है उत्पादन संभावना वक्र, जिसको हम उत्पादन संभावना सीमा वक्र या रूपांतरण वक्र या रूपांतरण सीमा वक्र, ऐसा अगर वर्ड आता है तो उसकी डेफिनेशन बेटा ये रहा, इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम इंग्लिश में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, पीपीसी। ठीक है, सारे नाम आपको याद रखना, इंग्लिश हिंदी सब, शॉर्टकट पीपीसी भी याद रखोगे, ठीक है ना। अगर पीपीएफ लिखा हुआ आ जाए तो भी बेटा यही है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना, तो पीपीएफ भी लिख सकते हैं, देख लेना। एक सरल अर्थव्यवस्था में दी गई तकनीक, अब ये वर्ड लिखा हुआ दी गई तकनीक, इसका मतलब ये होता है कि हमें तकनीक को स्थिर मानना है, तकनीक में हम चेंज नहीं मानेंगे, जो मेरे पास हम उसी को मानेंगे, है ना। तो एक सरल अर्थव्यवस्था में दी गई तकनीक और सीमित संसाधनों के द्वारा, और संसाधन हम हमेशा सीमित मानते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित है। अगर मेरे पास 100 गज का प्लॉट है तो भाई वो 100 गज का ही तो है ना, सीमित ही है, ये तो बोला अनगिनत प्लॉट है, ऐसा कहां है यार। अरे अगर चल ठीक है 50 प्लॉट भी होगा मेरे पे, तो वो भी तो सीमित ही है, एक लिमिट है ना, जहां लिमिट आ जाए सीमित उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो एक सरल अर्थव्यवस्था में दी गई तकनीक और सीमित संसाधनों के द्वारा दो वस्तुओं के, कितने वस्तु बेटा, सिर्फ दो वस्तु की बात करेंगे, दो वस्तुओं के, अब वस्तु एक्स वाई लिख लो, वस्तु एक्स और वस्तु वाई, या फिर गेहूं चावल समझ लो, कोई भी एक, दोनों मत लिखना पेपर में, कोई भी एक, गेहूं चावल की बात कर लो या तो वस्तु एक्स या वस्तु वाई कह लो, ठीक है ना। तो एक सरल अर्थव्यवस्था में दी गई तकनीक और सीमित संसाधनों के द्वारा दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग उत्पादित किए जा सकते हैं, यानी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कहते हैं, उत्पादित किए जा सकते हैं। और ऐसे संयोगों को बिंदु पथ यानी जो उनके जो डॉट 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 लगेंगे उनको मिलाने से जो वक्र बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, जो वक्र बनेगा, ठीक है ना, उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। यानी एक तरीके से ये इसका रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण है, याद रखना। तो एक सरल अर्थव्यवस्था में दी गई तकनीक और सीमित संसाधनों के द्वारा दो वस्तु, गेहूं चावल या फिर वस्तु एक्स वस्तु वाई के विभिन्न संयोग उत्पादित किए जा सकते हैं। और इन संयोग, ऐसे विभिन्न संयोगों के बिंदु पथ को मिलाने से जो वक्र बनेगा या जो वक्र बनता है, ठीक है, तो उसके रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण को ही क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। तो यहां पे आप ला देना, जिस वक्र का निर्माण होता है उसके रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण को ही, ऐसे लिख लो वहां पे, उसके रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण को ही उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ये वर्ड जोड़ लो, अच्छा लगेगा आपको, रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण। ठीक, पीपीसी की मान्यता क्या है? पहली मान्यता यह है कि तकनीक को देखो, उसने बोला मैं स्थिर मानूंगा, तकनीक में चेंज नहीं होगा। संसाधन में सीमित मान लूंगा, सामने से दिख रहा होगा ना। उसके अलावा संसाधनों का जो आप उपयोग करोगे पीपीसी बनाने के लिए वो पूर्ण और कुशलतम करोगे। क्या कम ज्यादा नहीं कर सकते बेटा? कम ज्यादा होगा, मैं ग्राफ में दिखा दूंगा कैसे वो कहां दिखाई देते हैं बेटा। अगर आपको पीपीसी बनाना है तो संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम उपयोग करना पड़ेगा। तो तकनीक आपकी स्थिर रहेगी, संसाधन सीमित रहेंगे, और दो वस्तुओं के आप विभिन्न संयोग उत्पादित करते हो। तो इसका मतलब दिए गए संसाधनों से केवल दो वस्तुओं को ही आप यहाँ पर उत्पादित किया जा सकता है, ये मान के चलोगे तो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग उत्पादित किए जा सकते हैं, ठीक है ना। संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम प्रयोग होगा। लास्ट, संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान नहीं होते। ये तो आपको पता है, संसाधन एक जैसे नहीं होते बेटा उत्पादन में। इसके उत्पादन के लिए हो सके कि उनकी जो संसाधन है इस तरह से काम कर रहे हैं, दूसरे के उत्पादन में संसाधन जो है ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है सभी संसाधन जो होते हैं हर तरह की वस्तुओं के उत्पादन में एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। समझ में आ गया? नहीं समझे? ठीक है बेटा, मान के चलो ना। मान लो मुझे ये मार्कर है, मुझे इसे व्हाइट बोर्ड पे लिखना है, बहुत स्मूथली लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इसी से क्या नाम है दीवार पे लिखना है, तो क्या ये इक्वली एक जैसा काम करेगा? अगर नहीं करेगा तो वही संसाधन भी है ना हर तरह के वस्तु के लिए। जैसे मान लो मेरे पे एक मशीन है, तो यार उस मशीन से मैं एक काम कर रहा हूँ, वो तो बहुत अच्छे से हो रहा है, हो सकता है मैं दूसरा काम कर रहा हूँ वो उस मशीन से ढंग से नहीं हो रहा, उसके लिए कोई और मशीन लानी पड़ेगी, हो सकता है ना। तो इसलिए संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान नहीं होते। नोट डाउन करो फटाफट से। अब आगे देखो बेटा, देखो हमारे पास अगला पॉइंट है उत्पादन संभावना अनुसूची। देखो उत्पादन संभावना वक्र हमने पढ़ लिया।
अब उत्पादन संभावना अनुसूची क्या होती है? देखो इसके लिए ना आपको अलग से डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने लिख के दे रखी है आपके लिए, जिनको दिक्कत होती है थोड़ा बनाने में सेंटेंस, उसके लिए बना दिए मैंने, लिख दिया है। बट आप चाहो तो ना जो आपने उत्पादन संभावना वक्र की जो डेफिनेशन याद की थी ना, आप उसी को ही अनुसूची में लिख देना। बस स्टार्टिंग ऐसे करना कि उत्पादन संभावना अनुसूची से अभिप्राय या उत्पादन संभावना अनुसूची एक ऐसी तालिका होती है। उत्पादन संभावना अनुसूची से अभिप्राय एक ऐसी तालिका से है, या यह एक ऐसी तालिका होती है। बस स्टार्टिंग ये कर लेना, बाकी वही चीज देना, पूरा चल जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। हाँ, बस ये वो जो हमने लिखा लास्ट में ग्राफ बनाने वाली बात नहीं आएगी बस यहाँ पे, क्योंकि जब हम अनुसूची की बात करते हैं तो सिर्फ हम टेबल बनाते हैं, जब हम वक्र की बात करते हैं तब हम ग्राफ बनाते हैं। बात को समझो, रेखा चित्र हम तब बनाते हैं जब हम उसमें वक्र वर्ड यूज करते हैं, और अनुसूची में हम सिर्फ तालिका बनाते हैं। तो इसका मतलब आप वही डेफिनेशन यूज करो कि उत्पादन संभावना अनुसूची से अभिप्राय एक ऐसी तालिका से है जो यह बताता है कि दी गई तकनीक और सीमित संसाधनों के द्वारा हम दो वस्तुओं जैसे गुड एक्स गुड वाई, जो भी था वस्तु एक्स वस्तु वाई के विभिन्न संयोग प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना कर दो बस। अब उनको बिंदु पथ वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझ में आ गया, उससे भी लिखा जा सकता है। बाकी देखो मैंने लिख के दिया हुआ है कि उत्पादन संभावना अनुसूची एक ऐसी तालिका होती है जो यह दर्शाती है या फिर यह बताती है कि उपलब्ध संसाधन, देखो उपलब्ध कौन से संसाधन? सीमित थे, तो आप लिखते हैं यहाँ पे सीमित, उपलब्ध सीमित कर दो, सीमित संसाधनों, उपलब्ध सीमित संसाधनों और दी गई तकनीक। तो ये लाइन तो वहीं से उठाई है मैंने, देखो लगभग कि उपलब्ध सीमित संसाधनों और दी गई तकनीक के द्वारा कोई अर्थव्यवस्था दो वस्तुओं के अधिकतम यानी कितने मैक्सिमम पॉसिबल कितने संयोग क्या कर सकती है? उत्पादित कर सकती है। दोबारा समझना बेटा, उत्पादन संभावना अनुसूची एक ऐसी तालिका होती है जो यह दर्शाती है कि उपलब्ध सीमित संसाधन, यानी आपके पास जो संसाधन सीमित मात्रा में है और जो तकनीक आपको दी हुई है, क्योंकि तकनीक को आपको स्थिर मानना होता है, यही था ना, के द्वारा कोई अर्थव्यवस्था दो वस्तुओं के, दो की बात हो रही थी ना, दो वस्तुओं गेहूं और चावल के अधिकतम संभावित यानी पॉसिबल विभिन्न संयोगों का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, यानी अधिकतम कितने संयोग वो प्राप्त कर सकती है, दो वस्तुओं के अधिकतम कितने संयोग वो प्राप्त कर सकती है। अब देखो मैंने आपके लिए टेबल बनाई है, उत्पादन संभावना मैंने ए बी सी डी ई रखा है, वस्तु वाई ये रहा, वस्तु एक्स ये रहा, वस्तु वाई धीरे धीरे कम हो रहा है, वस्तु एक्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, समझ में आ गया। चलो जैसे जैसे हम y को कम करेंगे तो हमारा x बढ़ता चला जाएगा, यानी x को बढ़ाने के लिए मुझे y को कम करना पड़ेगा, ये तो आपको पता है ना, सीमांत अवसर लागत पड़ा था। तो देखो मैंने ग्राफ बनाया है, थोड़ा बोर्ड पे बनाया है तो थोड़ा ठीक ठाक नहीं बनता है, बट कोशिश करिए समझाने लायक बिल्कुल तरीके से करने की अपनी तरफ से। तो देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे वस्तु x रखा मैंने, यहाँ वस्तु y रखा। जब जीरो था, वस्तु x जब जीरो था तो y उस टाइम पे 100 था, है ना। फिर जैसे मैंने क्या वस्तु x को 10 से बढ़ाया तो y को कम करना पड़ा, ठीक है ना। आप चाहते हैं यहाँ पे भी नंबर डाल सकते हो इस तरह से, ठीक है, ये आपका 100 हो जाएगा, फिर ये 90 हो जाएगा, मान लो जो भी आ रहा है, ठीक है, 90 हो गया, फिर ये 90 के बाद क्या है, तो बेटा ग्राफ का थोड़ा फर्क पड़ता है बोर्ड पे बनाने पे, ठीक है, 90, फिर ये कितना है 70, 70 के बाद उल्टा इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैच कर सकूं, ठीक है ना, 70, फिर उसके बाद 60, नहीं 60 70, हाँ 60, फिर उसके बाद यहाँ पे 50, फिर ये 40, ठीक है ना। आप स्केल से बनाओगे बन जाएगा बेटा, 40 के बाद 30, 20 और ये 10 और फिर ये 0, है ना। तो अगर इस तरह से बनाया है तो देखा जाए तो जब ये 100 था, मतलब ये 0 था तो ये 100 था, इसको 10 से बढ़ाया ये कम हो गया, ये 20 से बढ़ाया ये और कम हो गया, 30 से बढ़ाया ये इस तरह से, देखो बिल्कुल ये बना के मैंने यहाँ चेक दिया। अगर आपको लगता है नहीं मुझे गिनती विनती मेरे को याद नहीं रहती है, ऐसे मैं नहीं बना पाऊंगा या बना पाऊंगी, तो आप पेपर में कुछ नहीं करना, आपको इस तरह से बनाना है, यहाँ पे x एक्सिस लिखना है या y एक्सिस लिखना है, यहाँ पे वस्तु x लिखना है या वस्तु y या फिर गेहूं चावल लिख देना और चुपचाप ना ऐसे बना करके आ जाना, बस कोई नंबर नहीं काटेगा, आपका टेंशन मत लो, आपको नंबर मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है नंबर लिखने, जरूरी नहीं होते, समझ में आ गया। चलो इसमें आपको ध्यान देने वाली बातें क्या है वो समझते हैं अब जरा थोड़ा सा। देखो इस ग्राफ में ध्यान देने वाली बातें ये हैं
कि जो भी इस लाइन के ऊपर यानी पीपीसी कर्व के ऊपर जो भी बिंदु होंगे ए बी सी डी ई, ये प्राप्य संयोग होते हैं। प्राप्य मतलब जिनको आप प्राप्त कर सकते हो, फीजेबल है, अटेनेबल है, अटेन कर सकते हो आप। तो जो भी पीपीसी कर्व के ऊपर होंगे उनको आप प्राप्त कर सकते हो, जो पीपीसी कर्व के अंदर होंगे उनको भी आप प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वो आपके दायरे के अंदर है। समझ में आ गया? मगर जो पीपीसी कर्व के बाहर चले जाएंगे वो अप्राप्य संयोग हो जाएंगे, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो ग्राफ पेपर में आ जाता कई बार कि बताओ एलएम को क्या आप प्राप्त कर सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं, इनको तो नहीं कर सकते, बाहर वालों को। जो लाइन पे होंगे या फिर लाइन के अंदर होंगे इनको हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। पीपीसी कर्व ऐसे ही क्यों बनता है? क्योंकि एमओसी बोलो या एमआरटी बोलो, उसके बढ़ने के कारण बेटा। किसके कारण? एमओसी एमआरटी के बढ़ने के कारण ऐसा बनता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपसे कोई बोलेगा पीपीसी कर्व पे जो बन रहा है, यहाँ पे संसाधनों का उपयोग कैसा हो रहा है, तो यहाँ पे ना यहाँ पे संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम प्रयोग होगा। ठीक है ना? ये संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम प्रयोग है। यहाँ पे संसाधनों का कम हो रहा है यूज। क्या हो रहा है? कम। और यहाँ पे संसाधनों का पूर्ण से भी ज्यादा हो रहा है, मतलब उसके जो कैपेसिटी है ना उससे भी ज्यादा आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, याद रखना। ये ओवर यूटिलाइजेशन है। क्या है बेटा? ओवर यूटिलाइजेशन, यानी संसाधनों का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? ओवर यूटिलाइजेशन। हिंदी में आप देख लेना क्या बोलते हैं बेटा। तो संसाधनों का यहाँ पे ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, अधिक यूज हो रहा है, बहुत अधिक यूज हो रहा है। और यहाँ पे संसाधनों का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन, यानी संसाधनों का कम उपयोग हो रहा है, उनकी क्षमता का कम उपयोग हो रहा है। यानी आपकी क्षमता है कि आप एक बार में 100 मान लो किताबें बना सकते हो, सिल सकते हो, मगर अगर आप 100 के 100 बनाते हो तो संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो गया। अगर आप सिर्फ 70 ही बना रहे हो, जानबूझ के आप कम बना रहे हो, तो उसका मतलब अंडर यूटिलाइजेशन हो गया। और अगर आप 100 से की जगह 120 अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बना रहे हो तो वो फिर ओवर यूटिलाइजेशन हो गया। बहुत थोड़ा कठिन चीज है। तो ये अप्राप्य होता है, ये प्राप्य होता है बेटा, इसके ऊपर अंदर वाले। समझ में आ गया? तो ग्राफ को ढंग से पढ़ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। चलो क्लास में नोट डाउन कर लीजिए, से मिलेंगे पार्ट नंबर 3 में, तब तक के धन्यवाद।